तो चलिए आइए, सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पेज पे सिर्फ और सिर्फ और आने वाले नेक्स्ट पेजेस पे मैं सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स में बनाने वाला हूं। तो फटाफट से आप भी कोशिश करें, फॉर्मेट मैं तो जल्दी बना लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी लिखता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, देखो क्वेश्चंस को पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ ले, उसके हिसाब से फॉर्मेट बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट द बुक्स ऑफ ओएमजी 31 मार्च 2022। डेट में भी डिफर हो सकता है आपके बुक से। आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 31 तारीख का और बैलेंस शीट एज ऑन द प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 3। ठीक है, दो पार्ट में काम करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि सर हमें पहले बैलेंस शीट बनाना चाहिए या पी एंड एल बनाना चाहिए। जनरली कुछ बुक के अंदर पहले पी एंड एल है और फिर बैलेंस शीट है। हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के बाद जो अगला पेज आएगा उसके अंदर हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलेंगे, इस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे डिवीजन 1 वाले में तो उसमें पहले पी एंड एल होगा फिर बैलेंस शीट होगा। अभी फिलहाल मैं पहले बैलेंस शीट और फिर पी एंड एल लेके चलने वाला हूं। तो यहाँ बैलेंस शीट बनेगा और एक और कॉपी करना पड़ेगा मुझे इसको, क्योंकि मेरा तो कॉपी से काम चल जाएगा, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब इसके बाद ये जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कॉपी करके, क्योंकि साथ में क्वेश्चंस भी रखूंगा और यहाँ पे नोट्स कॉपी करता चला जाऊंगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास ना एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और मैंने कहा ट्रायल बैलेंस देगा जिसके अंदर आपको लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रहा है, फर्नीचर यहाँ पे भी कॉस्ट दे रहा है और इस साइड आपको एक वैल्यू दे रहा है। ये वैल्यू जो है कॉस्ट इतनी थी, उसकी वैल्यू इतनी बची, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है ये। अगर मैं अंदर कॉस्ट दे रहा हूं 30,000, बाहर लिख रहा हूं मैं 14,000। और एक बात ये भी समझिएगा, इसके आगे 3 जीरो और लगे हुए हैं, तो कहीं इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। आपके बुक में देखना ये 30,000 है, ज्यादा है ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, बाहर 3 जीरो है ऊपर। ये एरर है बुक के अंदर, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर लेंगे एनीवेज। तो 3 जीरो ऊपर लगा रखा है, तो आपको तो अब सारी चीजों को थोड़ा इग्नोर करके उसी के हिसाब से लेके चलना होगा। आइए देखिए, प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे ये इतने का बचा हुआ है, तो आफ्टर डिप्रिसिएशन है। यहाँ पे भी 3 जीरो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लगा हुआ है, यहाँ पे 3 जीरो रिड्यूस करके ही है। स्टॉक दे रखा है, स्टॉक के आगे डेट देखिए क्या है हमारा, 31 मार्च है, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये एक ही जगह एंट्री जाएगा। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ये नहीं जाएगा, मैंने बताया था जब ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो कहां जाएगा। सैलरी दे रखा है, सैलरी कहां जाएगा आपका, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा हमारा, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा क्योंकि सारे अलग खर्चे हैं। डेटर कहां जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश। एडवांस टैक्स के दो ट्रीटमेंट है, या पीएफडी में से माइनस कर दूं या फिर हम शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर इसको डाल दें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के भी दो तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था, हम रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर देंगे। कैश एट शेड्यूल बैंक, मतलब कैश एट बैंक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इंटरेस्ट है, ये किस में जाएगा इंटरेस्ट बताओ, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, याद हो तो। डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। डायरेक्टर फी है, एक डायरेक्टर रेम्युनरेशन होता है, एक डायरेक्टर फीस होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने अदर एक्सपेंस में डाला था डायरेक्टर का फी, और रेम्युनरेशन की बात करें डायरेक्टर का तो उसे कहां डाला था मैंने, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। आप देखिएगा नोट्स अकाउंट्स को। रेंट एंड रेट्स है, अदर एक्सपेंस का पार्ट है। शेयर कैपिटल का पार्ट है। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, इसके आगे परसेंटेज है, इस परसेंटेज को ध्यान रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। डीआरआर दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है एंड सरप्लस दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सरप्लस की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो सरप्लस हो, सारा का सारा हमारा ये सरप्लस में ही जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये दोनों पार्ट क्या होगा, चला जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है। और ये जो ट्रायल बैलेंस के ये दोनों, ये वाला जो दोनों हिस्सा या कोई भी पॉइंट गिवन है, ये ओल्ड वाला है। ये कौन सा है,
ओल्ड वाला, तभी तो आपको बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, करंट वाला तो बनाना है, ये पुरानी बातें के हमें दे रखी है। आगे बढ़ जाएं तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो ये चला जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। डेटर दे रखा है 6 महीने से कम वाला, 6 महीने से ज्यादा वाला, तो ट्रेड रिसीवेबल में ही हम दो पार्ट में बांट लेंगे। वहां ध्यान दीजिएगा ऑथराइज कैपिटल कितने नंबर दे रहा है ये 10 लाख, और कितने का एक है 100 रुपए का, तो 10 लाख इंटू 100 करने के बजाय आप 3 जीरो तो हटा ही दीजिए। तो 3 जीरो अगर आप हटा देते हैं, क्योंकि 3 जीरो ऊपर पहले से लगा हुआ है, तो आपका हो जाता है ये 1100, 1 लाख। कितने हो गए इक्विटी 1 लाख रुपए का। यहां पे शेयर कैपिटल हमें 2 लाख रुपए का दिख रहा है, तो 1 लाख का तो ये हो गया। आगे कहता है 40,000 ये और 50 रुपए का ये, 4 लाख और 50,000, 3 जीरो हटा दे तो हमारा बन जाता है ये, मैं दोबारा समझा दूं यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को, कि आपका ये जो है अगर नंबर पहले काउंट करो, नंबर अमाउंट के टर्म्स में, तो पहले मैं आपको इधर इक्विटी शेयर कैपिटल करके दिखाता हूं। कितने हैं 1 लाख, 10 लाख है ना, 10 लाख इंटू में 100, तो कितने बनेंगे, और 2 जीरो और लग जाएंगे, है ना। इसमें से 3 जीरो को हमें हटा देना है, क्योंकि हम ऊपर 3 जीरो ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि भैया इसमें 3 जीरो है, लेकिन डिजिट ना बढ़ाने के लिए ऊपर हमने लिख दिया है। तो ये बचा हमारे पास कितने का 1 लाख का। ऐसे ही हम आ जाते हैं सर इक्विटी शेयर के बाद ईच विच, अब कहता है आगे कि ये क्या था हमारा ऑथराइज कैपिटल था, क्या था देखिए, द ऑथराइज कैपिटल था इतने का, जिसमें से विच हमने इतने इशू किए, कितने इशू कर रखे हैं हमने 4 लाख, और कितने का एक 50 पर शेयर कॉल्ड अप है, पेड अप कितना है आई डोंट नो, कॉल्ड अप कितना है हमारा 50 है, तो कितने होंगे आप करोगे तो 4 20 और 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इसमें से 3 जीरो हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 20,000। कितने बचे, तो हमारा अगर शेयर्स की बात करें जो मार्केट में इशू है वो 20,000 रुपए के ही शेयर इशू है, और 3 जीरो और बढ़ा लो आपका आगे नंबर बना देगा 2 करोड़ बन जाए कितना ही, तो हम इसको सिंपली ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रोवाइड ऑडिट फीस, इसके में भी 3 जीरो हटा देंगे तो हमें ऑडिट फीस हालांकि दिख रहा है यहाँ पे 2.5 लाख, क्योंकि हम सब कुछ को 3 जीरो में करेंगे, तो इसे 2.5 लाख ना बोल के हम 250 रुपए बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम बोल रहे हैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख 24 लाख है, तो इसको 24 लाख ना बोल के हम सिंपल 2400 बोल लेंगे। आप पहले डेटा को सिंप्लीफाई कर लेते हो, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। आगे देखा जाए इंश्योरेंस दे रखा है 80,000, तो 80,000 को हम 80 रुपए बोल देंगे, 3 जीरो को हटा के हम काम करेंगे। द डायरेक्टर रिकमेंडेड, अब डायरेक्टर रिकमेंडेड कर रहा है कि भैया ट्रांसफर कर दो जर्नलिज्म में, कितना ट्रांसफर कर दो 10 लाख, तो हम 3 जीरो हटा के 1,000 रुपए जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कहता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दो 4 लाख, तो हम 400 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। और बोलता है इक्विटी शेयर पे 8% पेड अप कैपिटल पे क्या पेड कर दो डिविडेंड, तो आपको पता है रिकमेंडेड है, तो मैं आप सभी से कमेंट में जानना चाहता हूं ये डिविडेंड की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए फटाफट। नाउ यहां पे पहला फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा ए पार्ट क्या होगा हमारा, इसके बाद फर्स्ट पार्ट आएगा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आ जाएगा ए पार्ट, क्या आएगा शेयर कैपिटल, और बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, सी पार्ट तो आएगा ही नहीं। इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म, ए पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। इसके बाद सेकंड के बाद आते हैं हम, अब यहां पे अदर वाला कोई पार्ट ही नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, मैंने जैसे पढ़ा
तो यहां नहीं कंसीडर करेंगे, सीधा हम थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे, दैट इज करंट लाइबिलिटी। लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम में करेंगे तो एक लाइन का मार्जिन दे के चलिएगा, शायद हमसे पढ़ते हुए छूट गया हो, बाद में आए तो हम वहां एडजस्ट कर दें, एक एक लाइन हर किसी नोट के नीचे मार्जिन दीजिएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, ए पार्ट, बिल्कुल है ये हमारा ओवरड्राफ्ट था। बी पार्ट आ जाएगा, ट्रेड पेबल भी है। सी पार्ट आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। और डी पार्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी है हमारा। पूरा लिख देता हूं एसटीपी को, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। थर्ड पार्ट के बाद ये पार्ट खत्म हो गया, इसको हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में आ जाते हैं अब। सेकेंड नोट, एसेट, पहले सिर्फ एसेट। अब एसेट्स के अंदर आएगा हमारा नॉन करंट एसेट्स, फर्स्ट पार्ट नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं हमारा। अब एक आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, बी पार्ट इन्वेस्टमेंट रख देते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, खत्म ये पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आ जाए, क्योंकि हमारा गुडविल वगैरह है नहीं। दूसरा क्या, करंट एसेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें और इवन दो साइज को तो रिड्यूस ही करना पड़ेगा। इसमें आ जाएगा ए पार्ट। अब देखा जाए तो ए पार्ट आता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा है नहीं, तो हम सीधा किससे लिखेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद बी पार्ट किसको रखेंगे, ट्रेड। और सी पार्ट किसको रखेंगे, कैश एंड इक्विपमेंट। मैं इसको बाद में अभी थोड़ा सा जूम कर दूंगा, पहले मैं एडजस्टमेंट कर लूं ये सारा। इसके बाद डी पार्ट किस में रखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और ई पार्ट किस में रखेंगे हम, अदर करंट एसेट्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। एक लास्ट में भी एडजस्टमेंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से रिलेटेड, और जैसे जैसे होगा करेंगे। हम एक एक करके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और एक एक करके इंफॉर्मेशन को पुट करते जाएंगे, जिसके लिए नोट की जरूरत होगी नोट बनाएंगे। और ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग 31/3, डेट क्या है हमारा, देखा जाए तो 2022, ये डाल दिया, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट बना ही लेते हैं पर्टिकुलर। इसमें इसी में काम टाइम ज्यादा लग जाता है। आपका रोमन में 1, रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड, हालांकि है नहीं। थर्ड, टोटल। फोर्थ, एक्सपेंस। फिफ्थ, ए पार्ट आ जाएगा, परचेज। परचेज था इसमें, चलिए
बी पार्ट, इसके जगह पे हम कंज्यूम भी लिख देते हैं, यहां पे ये यूज हो जाएगा। बी पार्ट क्या आ जाता है, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री कर दो, चेंज इन इन्वेंट्री। एंड सी पार्ट एम्प्लॉय बेनिफिट ना, और डी पार्ट, डी पार्ट क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ, फाइनेंस कॉस्ट। ई पार्ट क्या होगा, अदर एक्सपेंस या डेप्रीसिएशन, भाई गलत गलत नहीं बताना। एफ पार्ट क्या होगा, अदर एक्सपेंस। इसके बाद इधर क्या आ जाएगा हमारा, 5 टोटल एक्सपेंस। फिर आ जाएगा हमारा छठा पार्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमारा यहां पे 7वां पार्ट होगा लेस टैक्स, और 8वां पार्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना तो पहले हमें करना ही पड़ेगा, देख रहे हो आप कि हमें काम करने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है किसी भी क्वेश्चंस को। अब जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें कितनी मेहनत कह लो, तैयारी कह लो, हमें देखना पड़ता है इसके लिए सारा का सारा। सर ऑथराइज कर, ठीक है ठीक है ठीक है, विनीत कुमार एम। चलिए अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। मैंने आगे नोट भी बना लिया, और बिल्कुल ध्यान से बहुत। अब देखो 1 घंटा हमें लगभग लगभग, थोड़ा लेट भी क्लास स्टार्ट हुआ तो हो गया, इसमें हम आगे तक लेके चलेंगे, और बहुत ही ध्यान से, हमें बहुत जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है, तो नोट बना लेते हैं, बना रखा है हमने नोट। ये किसका है भैया, अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, डिलीट मारो। इस पेज को डिलीट मारो, पेज को क्यों, इस पेज को बाद में ले जाओ। चलो पहला नोट बना लेते हैं। नोट लिखेंगे और नंबर लिखेंगे क्या, नहीं, पीपीई। सबसे पहला क्या था हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग। मैं इसलिए सामने क्वेश्चन रख दिया है मैंने, ताकि हमें पीछे ना जाना पड़े, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कितने का, 14,000। इस पे अभी डेप्रीशिएशन भी माइनस होगा। इसके बाद फर्नीचर भी है 800 रुपए का, 800। अब 800 रुपए का मतलब ये मत समझना सर ये तो 8 लाख है, 3 जीरो भी है, मैं उसको 800 ही बोल रहा हूँ, 3 जीरो को स्किप करिए, हमने सब चीज को कस्टमाइज कर तो लिया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 10,000, हम पहले ये करेंगे, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टॉक दे रखा है, स्टॉक में हमारा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टॉक को लिख देंगे इन्वेंट्री के सेक्शन में जाके। तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, डायरेक्ट मैं इन्वेंट्री के आगे लिख रहा हूं, दैट इज कितने, 12,800। ये स्टॉक भी हो गया, ऊपर की 3 चीजें भी हो चुकी हैं और स्टॉक भी हो गया। सैलरी कहां जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। तो चलो एक नोट बना लो एम्प्लॉय बेनिफिट का। हाँ हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि ना आप P&L के नोट थोड़े से अलग रखें और इसके अलग रखें, बाकी आप एक साथ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, आप, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट लिख देता हूँ नोट के लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में मिलता जाएगा मैं करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको एग्जाम के अंदर कंफर्टेबल लेके आना है।
तो यहां पे आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट, हालांकि है कुछ नहीं ज्यादा। अब चेंज इन इन्वेंट्री में इन्वेंट्री को क्यों नहीं लोगे सर? क्योंकि क्लोजिंग जब ट्रायल बैलेंस में होता है तो आप नोट देखो कहां लिखवाया था, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। अगर एडजस्टमेंट में होता तो डेफिनेटली चेंज इन इन्वेंट्री में भी आता। एडजस्टमेंट में क्यों नहीं है मैं अभी बताऊंगा। अभी सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी कितना है सर? 800 रुपए। 800 रुपए। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी शायद से मैंने देखा, ऑडिट फीस, प्रोविजन, इंश्योरेंस, है ही नहीं कोई एडजस्टमेंट। चलो एनीवेज लिख लिया है मैंने, नोट बन गया तो अब बन गया नोट। आगे आ जाते हैं, सैलरी भी हो गया। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंस। याद रखना अदर एक्सपेंस का सबसे बड़ा पार्ट बनता है, मैं यहां लिख लेता हूं नोट, अदर एक्सपेंस सबसे बड़ा रहेगा, अदर एक्सपेंस, और एक रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे क्वेश्चन में इतना नहीं है, इतने में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में एक पेज लेके चलना पूरा। तो यहां पे प्रिंटिंग, स्टेशनरी। क्या प्रिंटिंग और अगर स्टेशनरी पे कोई आपको यहां एडजस्टमेंट दिखता हो तो आप उसे अंदर रखिएगा, अदरवाइज आप कहां रखिएगा? इसको बाहर रख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे ना थोड़ा सा नोट के साथ साथ ना एक लाइन एक्स्ट्रा बन गया है, तो क्या करे जाए। चलो कोई नहीं, ये काम आ जाएगा। एक लाइन हम इधर इधर यूज कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है? 120 रुपए। तो हम सीधा अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेते हैं 120। नोट का एक एक्स्ट्रा बन गया है, इसको ऐसे हटा दिया जाए। चलो हटो, खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ भी हटाओ। आगे कॉपी करेंगे तो हम कर लेंगे इसको। सर ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए मुझे, नीचे तो मैं ले जा सकता हूँ, ऊपर नहीं ले जा सकता। डेटर कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल, नोट में ही आएगा। डेटर कितने? 7,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ था नहीं, तो इन्वेस्टमेंट में सीधा हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे लिखने जा रहे हैं। कितने का इन्वेस्टमेंट है? 600। ये कितने का इन्वेस्टमेंट है हमारा? 600। ध्यान बिल्कुल फोकस रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। कैश इन हैंड के लिए क्या बना लेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चलो आ जाओ भैया, यहां बना लेते हैं नोट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या था हमारे पास? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 200। ठीक है, यहां तक आ गया। एडवांस इनकम टैक्स, इसको या तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में डाल दो या फिर आप प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस कर दो। तो इस बार क्या करें, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में ही डाल देते हैं। चलो, तो अगर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आप डालोगे तो डायरेक्टली डाल दो क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अलावा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस कितने का है? एडवांस टैक्स हमारा 800। इसके बाद क्या है हमारा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो हमारा किस में जाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस के अंदर जाता है, मैंने बताया था। क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है कि यहाँ राइट ऑफ करना है हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कितने का है? 800। तो जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट हाफ राइट ऑफ करके हाफ दिखा देंगे हम। कितने हैं? 400 है। चलो 400 लिख लिया। कैश बैंक 2400 रुपए बैंक में पैसा है, तो हमारा कहाँ गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहा बैंक में 2400। शेड्यूल बैंक क्या होता है? जो आरबीआई रिजर्व बैंक के अंडर रजिस्टर्ड होता है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी। और जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसको नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट है 200 रुपए, किसका? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, तो अलग से बना लेते हैं नोट फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 200 रुपए। फिर से है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को अंदर ही लिखूंगा। कितने रुपए है?
₹400। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं, ध्यान रखना। डायरेक्टर फीस है, एक डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन होता है, एक डायरेक्टर का फीस होता है। तो डायरेक्टर का जो फीस था मैंने कहां बताया था, आप नोट चेक करिए, बताइए। डायरेक्टर का जो फीस था मैंने कहां बताया था, नोट चेक करिए। कहां बताया था, अदर एक्सपेंस में। तो मैं यहां पे अदर एक्सपेंस के अंदर ही चलूंगा और यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टर फी। बुक के अंदर बड़े सिस्टमेटिक लेके चलते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस सिस्टमेटिक से चलेंगे तो क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। आप नोट के नंबर आगे पीछे करके बाद में करिए, ये अलाउड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिस्टमेटिक के चक्कर में और थोड़ा सा मन के अंदर कुछ डाउट आ जाए, नंबर मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, नंबर मिलेंगे आपको पूरे। क्योंकि इसके अलावा मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए, आप सिस्टमेटिक चल ही नहीं सकते। नोट 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपसे हो ही जाएगा वहां पे। इसलिए आप सीधा लेके चलो। हाँ, जब बहुत ज्यादा शार्प प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं अभी चाहूं तो सीधा सीधा बना सकता हूं, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि कैसे बना रहे हो आप। 8 7 8 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही पता चलेगा, 1 2 3 क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा, इसका नोट, इसका नोट, इसका नोट, तो उसके हिसाब से बना लेंगे हम। आ जाइए, डायरेक्टर फीस कितनी है, 200। रेम्यूनरेशन होता तो कहा जाता, एम्प्लॉय बेनिफिट में जाता। इसके बाद रेंट भी अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, ₹280। ठीक है, देखो अदर एक्सपेंस में सबसे ज्यादा पार्ट जाता है। इसके बाद शेयर कैपिटल 20,000 है, ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा, तो इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज शेयर कैपिटल। यहां पे आएगा ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल सीधा सीधा कुछ भी नहीं बोलता, क्वेश्चन यहाँ कैपिटल में दे तो रहा है हमें कितना, 20,000, 20,000 रुपए दे रहा है। और यहां पे हमें ऑथराइज कैपिटल नीचे देता है 10 लाख। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या कहा था कि भैया 10 लाख नंबर है, देखो 6 जीरो हो गए, मल्टीप्लाई एक शेयर कितने का है, 100 का, तो कितने हो गए, 8 जीरो हो गए। तो अगर हम अमाउंट के टर्म्स में बात करें तो ये हो गया। अगर आप रुपीस में बात करेंगे तो 10 लाख करोड़, 10 करोड़ रुपए बनते हैं ये। 10 करोड़ में से क्योंकि 3 जीरो सब में हटाना है, तो अगर मैं 3 जीरो हटा दूं यहां से, तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5, तो 1 लाख बनता है। तो मैं ऑथराइज कैपिटल के जगह पे यहाँ पे 3 जीरो लगा दूंगा और यहाँ कितना लिखूंगा मैं, 1 लाख। और ऑथराइज कैपिटल के अंदर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। थोड़ा इसे नीचे कर देंगे, 1 लाख, और ये 1 लाख आ गया। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब, और फुल्ली पेड अप नहीं होगा, बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि इसने 50 ही दिए हैं। तो आप ध्यान से देखा जाए तो वहां कितने का बता रहे हैं, 20,000, तो 20,000 रुपए लिख देंगे यहाँ पे। और 20,000 कैसे आया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कैसे आया, नीचे कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया हमने क्या करा था, 4 लाख शेयर इशू किए, तो 4 लाख का मतलब भैया जीरो हटा दो, तो कितने हो गए, 4 लाख में से जीरो हटा दोगे तो 4,000, और एक शेयर कितने का है, 50, 4,000 होगा, 400 होगा, 3 जीरो हटाओगे ना, 400 का, तो 400 इंटू 50 कितने होते हैं, 20,000। तो इस हिसाब से क्या आ गए हमारे, 20,000 आ गए। ठीक है, आगे बढ़िए। जनरल रिजर्व कहां जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए स्पेशली मैं सबसे बड़ा नोट बनाना चाहूंगा रिजर्व एंड सरप्लस का। इस नोट को तो यहां से डिलीट ही मार दूं मैं, क्योंकि एक पूरा लाइन मेरा इसी के लिए चलना चाहिए। रिजर्व एंड, यहां पे सबसे पहले जनरल रिजर्व, कितने का जनरल रिजर्व है, 3,000 अंदर लिखेंगे क्योंकि नए पुराने आएंगे और फिर जुड़ जाएगा। जनरल रिजर्व के बाद हम बात करते हैं, अगर यहां तक आ गए, डिबेंचर। डिबेंचर किस में आएगा हमारा, तो यहां पे सिर्फ अकेला यही है, तो इसकी नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या करते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर ही लिख देते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कितने, 10,000। करेक्ट है। इसके बाद देखा जाए जनरल रिजर्व के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे भी कुछ मच मोर नहीं है, तो सीधा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख दें,
आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म में जाएगा ना, ये जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कितना है वो 150, तो जस्ट इसके सामने 150 लिख दो। इसके बाद आगे देखें सिक्योरिटी प्रीमियम किसका पार्ट माना जाएगा, रिजर्व एंड, हाँ अच्छा क्रेडिटर भी है, क्रेडिटर के लिए ट्रेड पेबल बनाना पड़ेगा तो यहीं बना लेते हैं। क्रेडिटर हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने बना लिया। इसके बाद क्या है हमारा क्रेडिटर के बाद, अरे पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 रुपए, तो रिजर्व एंड सरप्लस में, समझ रहे हो। इसके बाद क्या दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 4000। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलता है, आप ध्यान से फोकस से सोचो। जब हम अपना ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हैं तो ट्रेडिंग के हिस्से में क्या निकलता है, हमारा जीपी निकलता है ना ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में हमारा सेल भी आ गया, परचेज भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गया, सब कुछ निकालने के बाद प्रॉफिट निकलता है। तो जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है इसको हम यहां पे अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही है सेल वगैरह करके, तो इसको क्या मान लेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधा सीधा हम जाएंगे नोट में और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे हम लिख लेंगे जो कि है हमारा कितना 10,400, 30 ऊपर भी लगा लो, ठीक है। इसके बाद सरप्लस, ये पुराने वाला सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाओगे, और क्योंकि ये पुराने वाला सरप्लस है तो यहां पे ओल्ड लिख देता हूं सरप्लस, कितने का है 850 का। नाउ आगे हम बढ़े तो कहता है डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करो लैंड एंड बिल्डिंग 5%। अब देखो यहां पे मुद्दे की बात क्या कहता है भैया, बोलता है यहां एसएलएम लगाना, और बोलता है फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी पे डब्ल्यूडीबी लगाना। तो मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी पे देखो एसएलएम क्या होता है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक प्लांट खरीदा 5 लाख रुपए का और इसके ऊपर अब तक डेप्रीशिएशन जो लग चुका है 1 लाख का, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 4 लाख का। तो अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हो तो आपको 4 लाख रुपए पे डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज करना होगा, आपको किस पे चार्ज करना पड़ेगा 5 लाख पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना पड़ेगा। दैट इज अगर 10% बोल रहा हूं तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा 50,000। क्या ये क्लियर है आपको। और अगर मैं डब्ल्यूडीबी बोलता हूं तो मैं किस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा, दैट्स वाई हर क्वेश्चन में कॉस्ट भी दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। चलो मैं प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट पीपी पे आ जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं, यहीं पे करना है। कहता है डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे लगाओ 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है 30,000 है। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग पे जब मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा 30,000 पे 5%, दैट इज कितना होता है 1,500 रुपए लगाऊंगा। लेकिन कहता है कि फर्नीचर पे एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लगाना है डब्ल्यूडीबी बेसिस। तो फर्नीचर पे जब मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो इसी के ऊपर 10% लगा दूंगा, क्योंकि मैंने ये डिजिट जो लिया है ये डिजिट आफ्टर डेप्रीशिएशन वाला है। अंदर कॉस्ट है और बाहर जो दे रखा है कौन सा है आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो आफ्टर डेप्रीशिएशन तो डब्ल्यूडीबी तो उसी पे लगेगा। सेम यहां पे अगर मैं डेप्रीशिएशन लगाऊं तो डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 1000 रुपए, ये डेप्रीशिएशन लग गया सब पे। और इस सभी डेप्रीशिएशन की हमें एक नोट के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि एक और नोट बनाना पड़ेगा, दैट इज डेप्रीशिएशन का नोट। तो डेप्रीशिएशन का नोट हम देखें तो मैं यही बना लेता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि 3-4 आइटम जाएंगे। मैं यही बना लेता हूं डेप्रीशिएशन, और यहां डेप्रीशिएशन का नोट बनाएंगे तो किस पे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे कितने रुपए 1500 जो पी एंड एल में जाएगा, और फर्नीचर पे 80 कर देते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी पे 1000। तो देखो डबल एंट्री करके चलना पड़ेगा एडजस्टमेंट का, एक तो मैंने प्लांट एंड मशीन एसेट्स में कर दिया, दूसरा पी एंड एल के नोट के अंदर कर दिया, तो डबल एंट्री कर देंगे। टोटलिंग में तो वहीं पहुंचना है इसे। कहता है डेटर जो हमारा 60 लाख रुपए का, 3 जीरो हटा दो, 6,000 का, लेस देन 6 मंथ ओल्ड, आउट ऑफ रिमेनिंग डेटर जो कि
5 लाख का, 500 रुपए का। कंसीडर बैड विच फुल प्रोविजन इज टू बी मेड, जिसके ऊपर हमें पूरा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बेड डेट्स कितना हो गया, 500 हो गया हमारा। तो यहां पे 6 महीने की कहानी है, तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे तो डेटर के अंदर सबसे माइनस कर देंगे हम पहले बेड डेट्स, कितने 500। देखो यहां 5 लाख है, 3 जीरो हटा दिया 500, तो बच्चे कितने 6500। अब लेस कर दो यहां से, जो कि कितने टाइम का है, लेस देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, कितने 6000। तो 500 जो बच गए वो तो बच गए मोर देन 6 मंथ, और लेस देन 6 मंथ जो बचे वो बचे 6000। ये बस बाइफिकेशन के लिए है और कुछ नहीं है। ये वाले कौन से होंगे, मोर देन 6 मंथ। जो यहां से रिजल्ट आया ये मोर देन 6 मंथ, 5000 लिख दिया मैंने, ये 500 बचेगा, ठीक है। और यहां पे ये 6000, 6500 टोटल आ जाएगा। एडजस्टमेंट में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट लगा है बेड डेट्स का। बेड डेट्स कहां चला जाता है, अदर एक्सपेंस में। तो आइए अदर एक्सपेंस में हम यहां पे लिख लेते हैं बेड डेट्स। कितने रुपए अदर एक्सपेंस में जाएगा, 500 रुपए, क्योंकि हर जगह पे हम 3 जीरो लेके चल रहे हैं। हाँ तो अदर एक्सपेंस में आ गया, और क्या। लाइबिलिटी कब से होता है, एसेट्स होता है ना, तो ट्रेड पेबल रिसीवेबल में डाल दिया मैंने। कहता है ऑडिट फी 2.5 लाख और प्रोविजन फॉर टैक्स 240, यानी ऑडिट फीस जो है आपको प्रोवाइड करना है। कितना प्रोवाइड करना है, 2.5 लाख, 3 जीरो हटा दो 250। तो ऑडिट फीस भी कहां जाएगा हमारा, दैट इज पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। मैं कह रहा था अदर एक्सपेंस का, मेरे को लगा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा जा ही रहा है, तो चलो मैनेज करते हैं। फिर से आ जाएगा हमारा ऑडिट फीस, क्योंकि ये पहले नहीं था अब आया है। कितने रुपए ऑडिट फीस हमारे, 250। तो क्योंकि अभी आया है दैट्स वाई हम इसको कहां दिखाएंगे पता है आपको, इसको हमें दिखाना पड़ेगा जाके अदर लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग होगा ना ये, तो क्योंकि अभी आया है, पहले था नहीं, अब प्रोवाइड करना है, तो लाइबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हो गया। ये लो इसके आगे आउटस्टैंडिंग भी लगा देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कहां चला जाता है हमारा, अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट। तो हमें एक अदर करंट लाइबिलिटी का भी पार्ट का नोट बना लेना चाहिए। तो ये लो अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितने रुपए हो गए, 250 था ना, हाँ 250, ठीक है। ये बैलेंस शीट में जाएगा हमारा। तो नोट्स थोड़े से मिक्सअप हो रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका इजीली हो जाएगा। इसके बाद अगले पे चलते हैं। कहता है भैया यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स भी 2400 का है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2400 का है। तो ये जो आपका ये देखते हो ना पी एंड एल के अंदर टैक्स है, कई बार परसेंटेज के टर्म्स में देता है, कई बार अमाउंट। तो सीधा इसने 2400 बता दिया, तो हम यहां लिख देंगे 2400। इसकी डबल एंट्री कहां चले जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, क्योंकि अकेला ही ये है, इसके साथ कुछ है नहीं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सीधा मैंने दिखा दिया 2400, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसके बाद कहता है इंश्योरेंस प्रीपेड 80,000 में से 3 जीरो हटा दो, 80 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो अगर मैं अदर एक्सपेंस में जाऊं तो इंश्योरेंस था क्या, हमारा इंश्योरेंस था। और यहां पे पूरे में अगर हम देखते हैं तो इंश्योरेंस है क्या, रेंट रेट एंड टैक्स होता है, तो इसी को इंश्योरेंस भी बोल देते हैं, रेंट रेट टैक्स। तो यहां से लेस कर दो सीधा प्रीपेड, 80 रुपए। दूसरी एंट्री कहां चले जाएगा, अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। तो हमारे पास अदर करंट एसेट्स में ले जाने लायक और कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अदर करंट एसेट्स में लिख दूंगा 80 रुपए, समझे, बिल्कुल ठीक। नाउ कहता है डायरेक्टर ने रिकमेंडेड किया कि जनरल रिजर्व में से आप 10 लाख कर दो। तो भाई रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में डायरेक्टर क्या कह रहा है कि आपको 10 लाख भेजना है, तो 3 जीरो हटा दो तो 1000। तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, जब भेजना होता है तो लेस जनरल रिजर्व, कितना भेजना है 1000, और ये वापस से ऐड हो जाएगा यहां पे जनरल रिजर्व में, ऐड न्यू वाला, कितना 1000, समझे, डबल एंट्री हो रहा है। इसके बाद कहता है भैया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पे भी भेजना है 4 लाख, तो 400 रुपए, तो ये भी लेस कर दो, दैट इज DRR, कितना 400 रुपए, और ऊपर DRR है इसमें प्लस कर दो, न्यू वाला DRR है हमारा कितना 400 रुपए।
आगे कहता है इक्विटी पे 8% पेड अप कैपिटल पे आपको डिविडेंड देना है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है, दैट्स वाई अज्यूम करेंगे ये कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी है, फाइनल पेड डिविडेंड नहीं है, तो इस वाले पार्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। समझे बात आप? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या चीज? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो पी&एल से, आप लास्ट की क्लास को सही से देखना। आगे तो देखते हैं, कहता है इट हैज बीन डिसाइडेड राइट ऑफ हाफ ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो हाफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहां था हमारे साथ? हमारे अदर एक्सपेंस के अंदर था, तो इसमें से माइनस कर देते हैं राइट ऑफ। अगर राइट ऑफ को रखें, राइट ऑफ की जगह पे जो बैलेंस बचा तो 200 हो जाएगा हमारा, रिमेन हो जाएगा। रिमेन कितना रह जाएगा? हाफ 200, और 200 जितना पार्ट राइट ऑफ हो गया ये तो यहीं बच गया, मैंने बताया था। बाकी का 200 आप अदर रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दो, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 200 रुपए। लो जी लो, सारे एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। एक एडजस्टमेंट मैंने बोला था डिबेंचर का, देखना डिबेंचर पे अगर 1000 रुपए पे हम 4% लगाएं, 10,000 पे 4% तो कितना होता है? 10,000 पे 4% आपका हो जाएगा 400 रुपए। 10,000 पे 4%, 400। अब आपको चेक करना होगा क्या वाकई में आपने इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में 400 रुपए डिबेंचर पे इंटरेस्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल 400 है, तो यहां कोई आउटस्टैंडिंग वाली बात नहीं होगी, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो अब टोटलिंग करके इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, समझ में आया? अगर ये 300 होता तो 100 रुपए आउटस्टैंडिंग करके हम पहले ऐड करते और फिर इसको हम अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखा देते। ठीक है, क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर? अब मैं फटाफट से नोट नंबर डाल दूं ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। इसका नोट बनाया नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस का बनाया नोट नंबर 2, और इसका तो बनाया ही नहीं हमने, लॉन्ग टर्म बोरिंग का, शॉर्ट टर्म बोरिंग का भी नहीं बनाया। ट्रेड पेबल का बनाया नोट नंबर 3, अदर करंट लायबिलिटी का हमने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं अदर करंट लायबिलिटी का बनाया है, इसको नीचे ले लो, इसके लिए नोट नंबर 4, और पीपीई के लिए नोट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट का बनाया नहीं, इन्वेंट्री का बनाया नहीं, ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 7, शॉर्ट टर्म के लिए बनाए नहीं अदर। तो ये सारे नोट हो गए। फटाफट से हम क्या करेंगे, टोटलिंग करते जाएंगे और नोट देते रहेंगे। इसके लिए कोई नोट नहीं है, इसके लिए कोई नोट नहीं है, परचेज कुछ भी नहीं आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री भी कुछ भी नहीं आएगा, यहां तक तो कुछ आना ही नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए अब इसके आगे कंटिन्यू जाएगा, 7 के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट को क्या मिलेगा, ध्यान देना ध्यान देना, यहां मिलेगा इसको 8। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट को क्या मिलेगा, 9 बना रखा है। डेप्रिसिएशन को क्या मिलेगा, 10। अदर एक्सपेंस को क्या मिलेगा, 11। तो ये लो पूरे नोट हमारे 11 बन जाते हैं, जो आप चेक भी करोगे तो 11 हो गए। पीपीई को क्या दिया था हमने, पीपीई को क्या दिया था हमने, पीपीई को दिया था हमने 5। टोटलिंग कर लेते हैं, पहले जगह पहुंचा देंगे और साथ के साथ लिखते जाएंगे। चलो आ जाओ, 14,000, 14,000 में से 1,500 रुपए गए तो कितने बचे, 1000, 13, 12,500, 80 गए तो 720, 1000 गए तो 9,000। आप टोटलिंग पे फोकस करिएगा, मैं टोटल लिख रहा हूँ, फटाफट बताइएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी आया 800 रुपए, तो ये बन गया हमारा 800 रुपए। इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2580 हो गया ये, और सबके ऊपर 30 आपको एग्जाम में लगाने हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भैया ये उसी डिजिट में लेके चल रहे हैं। यहां पे बात करें तो ये टोटल हो गया 6500 रुपए। यहां की बात करें तो इसका टोटल 200 रुपए, और इसका टोटल हमारा हो गया 200 रुपए, और यहाँ पे भी अकेला है तो 200 रुपए। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा, 120, 200, 200, 200, 500 और 250, नाउ 1470, 1470। ठीक है, कितने हो गए, 1470। ओके आइए, ये हो गया हमारा 2600, ये हो गया हमारा 600। टोटलिंग तो आसान है इसका। ये हो गया हमारा सिर्फ 20,000, क्योंकि ऊपर का टोटल आएगा नहीं, ये नोट हमने यूज किया नहीं है। अब यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल तब तक नहीं कर सकते, सबसे लास्ट में बंद होता है, तब तक हमारा पी&एल क्लोज नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ये सबसे लास्ट में बंद करना है। ट्रेड पेबल को और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लास्ट में बंद करना है अगर अमाउंट ना दे रखा हो। ये आ गया हमारा 1600, और ये आ गया हमारा 250। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से नोटिंग के नंबर डालें। तो हमारा 5 नंबर है पीपीई का, तो यहाँ 5 नंबर डाल देते हैं। और कितना है पीपीई में टोटल, क्या क्या 1200,
ठीक है, 22,220। तो आ जाइए यहाँ पे लिख देते हैं 5 नंबर के आगे 0। ठीक है, 5 नंबर के आगे ये लिख दिया। आ जाइए, अगला कौन सा नोट बनाया हमने भैया? अगला बनाया एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट को क्या नंबर दिया है? एम्प्लॉय बेनिफिट को 8 नंबर दिया है। तो यहाँ पे लिख दो 8 और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दो 8 और 8 पे लिख दो 800। अगले नोट की बात करें तो अगला नोट कौन सा बनाया है भैया? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए कौन सा नोट दिया है? डेप्रीशिएशन के लिए दिया है 10। यहाँ पे लिखिए 10 और 2580 लिख दीजिए यहाँ पे डेप्रीशिएशन के आगे। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या है सर? इसके बाद हमारा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 65 नंबर। ट्रेड रिसीवेबल को क्या नंबर दिया है? चेक कर लो। ट्रेड रिसीवेबल को हमने नंबर दिया है, नंबर दिया है, कोई नंबर ही नहीं दिया, नहीं ऊपर था ना, ये 6 नंबर दे रखा है। कैश एंड 6 नंबर है, तो 6 नंबर पे 6500 लिख देते हैं और उसके आगे लिख लेंगे 6 नंबर। इसके बाद अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस को क्या नंबर दिया है? अदर एक्सपेंस को नंबर दे रखा है हमने 11, तो 11 लिख देते हैं यहाँ और टोटल बन गया 1470। 1470। आगे आ जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या नंबर दिया है हमने? 7 नंबर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को 7 नंबर 2600। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7 नंबर 2600। आ जाइए आगे। इसके बाद हम फाइनेंस कॉस्ट को क्या नंबर दे रहे थे? फाइनेंस कॉस्ट को अगर नंबर देखें तो फाइनेंस कॉस्ट को हमने नंबर दिया है 9 नंबर। तो फाइनेंस कॉस्ट को 9 नंबर दिया और 600। तो आ जाइए फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 600। इसके बाद शेयर कैपिटल को 1 नंबर दिया है, दैट इज 2000, 20,000। शेयर कैपिटल को 1 नंबर दिया है, दैट इज 20,000। इसके बाद आ जाते हैं शेयर कैपिटल के बाद अगला हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो लास्ट में लेंगे। ट्रेड पेबल को हमने नंबर दिया था। इसके बाद है अदर करंट लाइबिलिटी। तो ट्रेड पेबल को नंबर हमने क्या दे रखा है? 3 नंबर दे रखा है, 4। 3 नंबर और 4 नंबर चल रहा है। तो 3 और 4, इसको 3 दे रखा है और इसको 4 दे रखा है, वो है 1600 और 250। तो ये आ गया हमारा 1600 और 250। ठीक है, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। नोट नंबर 2 हमारा ओपन रहेगा। क्यों सर ओपन रहेगा? बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको रिजर्व एंड सरप्लस में से पहले सरप्लस वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आ जाइए पी एंडल का टोटल करते हैं। तो टोटल में देखा जाए तो हमारा टोटल इनकम तो यही आ गया 10,400। एक्सपेंस का टोटल करो क्या आता है? 800, 600, 2540, ये 5450 माइनस कर दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा? 4950। यही आ रहा है, चेक कर लेना आप। और इसमें माइनस कर दो 2400, 2550। ये करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया? 2550। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम जाएंगे और यहां पे लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट कितना? 2550। नाउ इसका टोटलिंग कर लेंगे माइनस करके। तो 850 प्लस 2550 माइनस 1000 माइनस 400 माइनस 200, तो ये 1800 आ गया। अब इसका भी टोटलिंग कर लो। 3000, 1000, 1000, 4000, 400, ये आ गया 9400। दोनों को टोटल कर लेते हो प्लस 1800, तो ये आ गया 11200। क्या समझ रहे हो कैसे मैं कर रहा हूं? लास्ट में नोट। आप इस वीडियो को ना एक बार फिर देखिएगा, टाइम लगे, 1 दिन लग जाए, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप ही करने लग जाएंगे। एडजस्टमेंट बहुत बड़ा भयंकर एडजस्टमेंट आपने नहीं देखा, जो मैंने कराया वही सारे आपने देखे, एडजस्टमेंट आए भी हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए लगेगा हो क्या रहा है और क्या कर रहे हैं, वो एकदम दुनिया से ऐसे लगेगा यार मेरे साथ तो बहुत ज्यादा, एक तरीके से क्या बताऊं मैं, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली जितनी क्लासेस है उसको ध्यान से रजिस्टर पे भी नोट कर लिया तो ऐसी दिक्कत नहीं लगने वाली। तो हमने 11200, कितना आया था रिजर्व एंड सरप्लस का? 11200। तो आइए अब रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल लिख देते हैं,
200। अब आ जाइए टोटल, देखिए कितने सिंपली तरीके से हमने क्या करा, धीरे धीरे करके बना लिया। तो 20,000, 11,200, 10,000, 150, 1,600, 250, 2,400, ये आ गया 45,600। इसके नंबर हमारे और बुक से मिसमैच हो सकते हैं क्योंकि कुछ चीजों को मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। क्या 45,600। अब देखो मेरा एक बार में बैलेंस शीट क्यों मैच हुआ, क्योंकि हमने थोड़ा स्लो किया। इसी चीज को हम फास्ट लेके चलते हैं ना और बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो मैक्सिमम चांस था भैया बैलेंस शीट मैच नहीं होता। और एक बार बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो आप देखो कितने पेज में गया है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, आपके रजिस्टर में तो ज्यादा ही पेज चला जाएगा, 3 के बाद 4 पेज, 5 पेज। 5 पेज में कहां गलती करी है आपने, ढूंढना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?